बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई पे डिस्कशन किया आपसे और कहा था लिखने का आपको कि आप इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई को लिखें। लेकिन बड़ा सिंपल सा जनाब, अगर आप इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की डेफिनेशन को देख लें तो आपको वहाँ पर सिर्फ क्या करना है, बायर की जगह सेलर लफ्ज़ लगाना है और तकरीबन आपकी डेफिनेशन वही बन जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, हमें लिखना आना चाहिए। ये जो अभी हमारा टाइम चल रहा है इसमें हम 2-3 काम कर रहे हैं इस वक्त। एक नंबर 1, एक तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि हमें आगे डिफिकल्टीज ना हो। यकीन करें, डिमांड सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इसी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ाए बगैर कभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे स्विच कर ही नहीं सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बच्चा अगर डायरेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ नहीं लगेगी, क्योंकि उसने डिमांड सप्लाई को नहीं समझा। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट जब वो समझ पाएगा, जब बंदा माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिमांड और सप्लाई को समझ पाएगा। ठीक है, बहरहाल तो चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और इन तमाम एरियाज पे फोकस करें और अपने आप को डाइवर्ट ना करें। देखें, जो बात जिस सेंस में चल रही है उस सेंस में रखें। जैसे कल मैंने कहा था जनाब कि सप्लाई इन रिलेशन टू प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड इन रिलेशन टू प्राइस। तो हम प्राइस के साथ उसको स्टडी कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ने या कम होने पर क्वांटिटी सप्लाइड का बिहेवियर क्या होगा। तो आप अक्सर लोग डाइवर्ट होगा, मैंने रमजान की बात की कल, तो आप सबने बोला डिमांड बढ़ेगी, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मैं उस वक्त डिमांड की बात नहीं कर रहा था, मैं क्वांटिटी सप्लाइड को समझा रहा था इन रिलेशन टू प्राइस। तो बराए मेहरबानी फोकस करें कि आपको जो बात समझाई जा रही है वो इन किन 2 वेरिएबल्स के मुतालिक समझाई जा रही है। ये अंडरस्टूड बात है कि हम किसी 2 वेरिएबल्स को समझने के लिए फिर हम बीच में कोई और तीसरी बात लेकर नहीं आते, यानी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इधर भी अप्लाई होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा इस हवाले से। यस और नो जवाब दें। अच्छा जी, तो अब ये बताइए भाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई आपने लिख लिया, तो अगर मैं वर्बली रीड कर दूं कि आपने क्या लिखा तो जरा आप अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। कर लेंगे सब लोग वेरीफाई? और जिन लोगों ने नहीं लिखा वो कोई फिर जल्दी लिख लें या फिर वो रिकॉर्डिंग में देख कर लिख लीजिएगा बाद में। When individual supplier expresses his preference of quantities for which he is willing and able to sell in a given period of time at different given price levels. Yes, लिखा आपने, बताइए। Market supply is the sum of all individual supply. That is, when all individual sellers in market express their preference of quantities for which they are willing and able to sell at different given price levels. बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर जिसने डिमांड पढ़ा है उसके लिए अब सप्लाई को आगे लेके चलना मुश्किल बात नहीं है। दोनों बिहेवियर्स हैं और दोनों सेम पर्सन के बिहेवियर हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। कभी मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ तो कभी मैं कुछ बेचने जा रहा हूँ मार्केट। तो एक खरीदते वक्त का बिहेवियर था और एक बेचते वक्त का बिहेवियर था। यस बेटा। तो अब मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ किस पर, लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। ठीक है, तो मेरी कोशिश तो ये थी कि आप लिख कर आए, अच्छी बात है। तो मैं पॉइंट्स देता जाऊंगा, आपको बात करता चला जाऊंगा आपसे। अच्छा, तो हम लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? वही बेटा, अदर थिंग्स remaining
कांस्टेंट, फिर अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज, सेट्रस पैरेबस, ठीक है, ऑल एल्स आर इक्वल, व्हेन द प्राइस of good X rises, its quantity supplied what increases. And when the price of good X falls, its quantity supplied decreases. अब क्या होगा बेटा, पेपर में लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए अब शेड्यूल और डायग्राम इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो ख्याल रखिएगा इस बात का, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा। तो जो आपने ऊपर शेड्यूल बनाया और डायग्राम बनाया उसको आप नीचे ले आइए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम उस शेड्यूल और डायग्राम को बेस बनाते हुए इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम क्या बोलेंगे जनाब, फ्रॉम द अबव शेड्यूल एंड डायग्राम we can conclude the following main points. Number one, there is अच्छा, हम कुछ स्टेटमेंट, हम कुछ ऐसी बातें, ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एग्जामिनर हमारी जबान से सुने और उसको लगे हाँ यार ये तो अपनी पिछली पढ़ी हुई बातों को क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि वो आपसे कुछ ऐसी बातें सुने कि जो आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं। तो अगर मैं स्टेटमेंट इस तरह दूं, क्वांटिटी सप्लाइड is positively correlated to price। क्या ख्याल है, कैसी लगी स्टेटमेंट आपको? क्वांटिटी सप्लाइड इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू प्राइस, क्या ख्याल है? कुछ पिछला कॉन्सेप्ट लगा? यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सर प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है।
और आपको याद होगा, अब माशाल्लाह आप क्यूएमटी और आपका इकोनॉमिक्स साथ हो गया है, तो अब ये अच्छा मौका है चीजें मतलब मिलाने का। तो आपको पता नहीं याद हो या ना याद हो, बहरहाल आपके पास एक क्वेश्चन था, उसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड भी थी, आपने उसका भी कोरिलेशन निकाला था, आपने लाइन ऑफ रिग्रेशन में भी उसको सॉल्व किया था, और उसका कोरिलेशन क्या आया था? नेगेटिव आया था। तो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव है। और प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव। तो अगर हम वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो हमने पीछे सीखे हैं, तो इससे हम एक चीज कन्वे करेंगे कि हाँ जी, जो हमने पीछे पढ़ा उसको हम आगे अप्लाई करना जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम भूल गए। क्वांटिटी सप्लाइड इज पॉजिटिवली कोरिलेट टू प्राइस। अच्छा जी, अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? मतलब वही हुआ ना कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, यही मतलब हुआ ना, कोई और मतलब तो नहीं हुआ। ठीक है। एज द प्राइस ऑफ गुड एक्स rises, supply curve extends upwards। सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता है, और जब सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगा, रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ऊपर आप एक जगह किसी का कि क्यूएस को इस्तेमाल करके आ जाएगा ना, ब्रैकेट में क्वांटिटी सप्लाइड को इन शॉर्ट लिख दिया करें, फिर उसके बाद आप क्यूएस यूज करते रहे। As the price of good X rises, supply curve extends upwards, representing increase in quantity supplied due to due to ड्यू टू वॉट? रीजन क्या दें यहाँ पर? ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया आपके लिए। ठीक है जी, नंबर थर्ड। चले इसको थोड़ा ब्लैंक की तरह भी क्या करते हैं ना, आपकी पार्टिसिप मेनली मुझे चाहिए आपकी पार्टिसिपेशन बस, कि भाई आप बात कितना समझे। नंबर थ्री, नंबर थ्री, नंबर थर्ड पॉइंट। ठीक है जी। एज द प्राइस ऑफ गुड एक्स falls, supply curve contracts downwards।
representing decrease in quantity supplied due to what? हाँ भाई, अब क्या लगाऊं? ड्यू टू में क्या लिखूं बेटा सब लोग? जवाब दें। ड्यू टू व्हाट? बाकी लोग खामोश हैं, लिख के नहीं आए क्या? विलिंगनेस टू सेल, डिक्रीज इन विलिंगनेस टू सेल, विलिंग एंड एबिलिटी टू सेल। अच्छा जी, ओके। तो वो कौन सी चीज है जो उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी टू सेल को बढ़ा रही है, कम कर रही है? उस चीज का भी तो कोई नाम होगा ना। यस, प्रॉफिटेबिलिटी, बेहतरीन। ड्यू टू, नहीं प्राइस की वजह से, प्राइस तो है, लेकिन प्राइस तब्दील होने से कोई और चीज भी तब्दील हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी which increases willingness and ability to sell। समझे बात को? प्राइस बढ़ रही है, अदर थिंग्स कांस्टेंट है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, जिससे सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी टू सेल में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। As the price of good X falls, supply curve contracts downwards, representing decrease in quantity supply due to decrease in profitability, which decreases willingness and ability to sell। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। कोई मसला यहाँ तक बताइए? अब देखें, लॉ ऑफ डिमांड के मुकाबले में लॉ ऑफ सप्लाई जल्दी कवर हो रहा है। यही तो है, बेस बन गई तो बेस बनने के बाद चीजें ऑटोमेटिक जल्दी कवर होती हैं, फिर उसमें भी टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, अब जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड में अजम्पशन थी, अब यहां भी तो अजम्पशन होनी चाहिए। वो अजम्पशंस क्या है बताइए? अजम्पशंस ऑफ द लॉ, जिनको हमने क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। assumption of the law, ठीक है। certain factors
which are required to be constant to verify law of supply are। हाँ जी बोलिए। नंबर वन, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर। असल में जिसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो असल में दो चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर। मैं चाह रहा हूं मैं अलग अलग लिखूं इनको। नंबर थ्री, अच्छा अभी जो लोग आपने लिखा ना सब्सटीट्यूशन, ये कुछ और चीज है। प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन। तो सब्सटीट्यूट कस्टमर कंज्यूमर लिहाज से एक अलग बात है, और सब्सटीट्यूट जो है प्रोडक्शन के लिहाज से एक अलग बात है। ठीक है जी। प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन। ठीक है जी। उसके बाद लिख रहा हूं मैं, कुछ अभी समझाया नहीं मैंने, क्या रिपीट करूं, क्या रिपीट करना है? मैं खाली रीड कर रहा हूं, कोई चीज लिखी हुई समझ नहीं आ रही तो बताइए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फोर्थ पॉइंट प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन। कॉम्प्लीमेंट्स, वही सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट एक अलग बात है, और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट एक अलग बात है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नंबर सिक्स, टेक्नोलॉजी। नंबर सेवन, गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद नंबर एट,
गवर्नमेंट सब्सिडीज, नंबर 9 क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आ गए बेटा। ये सारे वो अदर फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा हैं, जो सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी को मुतासिर कर सकते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ सप्लाई डिफाइन कर रहे हैं तो हमने इन तमाम फैक्टर्स को क्या माना, कांस्टेंट माना। और कांस्टेंट मानने का मतलब ये है कि अगर ये तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो क्वांटिटी सप्लाई में तब्दीली आने की वजह सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। यानी सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी को मुतासिर करने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, प्राइस होगी, अगर ये तमाम फैक्टर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन प्रैक्टिकली आप जानते हैं कांस्टेंट नहीं होते, ये तो इन थ्योरी कांस्टेंट है। और इन थ्योरी कांस्टेंट क्यों अज्यूम करते हैं हम इनको, ताकि हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ ताल्लुक जो है वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, समझ सके। यस और नो बेटा, जवाब दीजिए इस बात का। ये भी है बेटा, बिल्कुल सही है। ये आपने लिखे थे बेटा फैक्टर्स, कितने लोगों ने लिखे थे फैक्टर्स, बताइए। ये फैक्टर्स कितने लोगों ने लिखे? अच्छा जी, अब बात शुरू करें इन फैक्टर्स के ऊपर। कोई बात नहीं, समझेंगे तो ऑब्वियसली, हम लोग समझने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ओके ना। देखिए, अब ये बताइए, बचपन से कौन सा बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट जो अभी तक खा रहे हो? ग्लूको, अच्छा जी। सुपर प्रिंस है कोई? टाइगर बिस्किट वाला, टाइगर, टाइगर बिस्किट वाला कोई है? टाइगर बिस्किट वाला, अच्छा यस सर, टाइगर, ओके। तो टाइगर बिस्किट में आपने वक्त के साथ साथ क्या फर्क देखा? टाइगर बिस्किट में आपने वक्त के साथ साथ क्या फर्क देखा? छोटा हो गया, टाइगर बिस्किट छोटा हो गया। पैकिंग चेंज, प्राइस चेंज नहीं, बाजवा प्राइस चेंज नहीं, बाजवा प्राइस कांस्टेंट है। अच्छा, बिस्किट किस चीज से बनता है बेटा? बिस्किट किस चीज से बन रहा है? शुगर से बन रहा है, आटे से बन रहा है, दूध उसमें शामिल है। ये बताइए, वक्त गुजरने के साथ साथ तो हम क्या बोलेंगे, ये बिस्किट का रॉ मटेरियल है, मतलब रॉ मटेरियल एग्स हो गया, बिल्कुल। रॉ मटेरियल मतलब जिससे बिस्किट बना है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, आप इसको खा रहे हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था, इसमें जो मटेरियल इन्वॉल्व है वो रॉ शक्ल में किस किस किस्म का है? वो रॉ शक्ल में फ्लोर है, एग्स हैं, शुगर है और मिल्क है। यस, तो इसका मतलब बिस्किट का रॉ मटेरियल क्या है? ये चार चीजें हो गई। ये बताइए, वक्त गुजरने के साथ साथ फ्लोर, एग, शुगर, मिल्क, इन सब की चीजों की कीमतों में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, कमी आ रही है? इजाफा हो रहा है। तो रॉ मटेरियल की, यानी बिस्किट बनाने वाला रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है? यस और नो? बिस्किट बनाने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब बिस्किट बनाने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, सुने सुने बात को, जब बिस्किट बनाने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हो क्या रहा है?
सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या आ रही है, अब उसको वो चीज महंगी पड़ रही है, तो अगर वो उतने पैसों में आपको वो बिस्किट देगा, अगर वो बिस्किट की प्राइस चेंज ना करे तो वो क्या करेगा, अंदर बिस्किट की क्वांटिटी बढ़ा देगा, कम कर देगा, जो कि आप देख रहे हैं टाइगर बिस्किट में। क्या कहते हैं, तो अगर टाइगर बिस्किट वही 5 रुपए का बिक रहा है, लेकिन अब 5 रुपए में उतना उतना नहीं आ रहा जितना पहले आया करता था, तो अगर प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी कम हो रही है, अगर प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी कम हो रही है, तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि भाई उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो रहा है, तो बगैर प्राइस चेंज हुए क्वांटिटी सप्लाइड में क्या आ रही है, कमी आ रही है। यस और नो, जवाब दें। तो अगर यही रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए तो वो आपने समझे 20% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, उसी कीमत में 50% एक्स्ट्रा, ये कहां से आता है भाई, बिस्किट बढ़ जाएंगे या कोई और चीज, कोई और प्रोडक्ट बढ़ जाए, किसी और प्रोडक्ट की बात कर ले, तो मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का सप्लाई के साथ क्या ताल्लुक हुआ, डायरेक्ट ताल्लुक हुआ या इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ या नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का बढ़ना सप्लाई में कमी आने की वजह बन रहा है, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का कम होना सप्लाई में इजाफे की वजह बनेगा। तो क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने से आपकी कॉस्ट बढ़ती है, और कॉस्ट बढ़ने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम होने से आपका जो सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट का गैप है वो बढ़ जाएगा, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होगा, इजाफा होगा। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम होने से आपकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई में क्या होगा, इजाफा होगा। लेकिन याद रखिए ये अदर फैक्टर है, जब हम लॉ ऑफ सप्लाई रीड कर रहे हैं तो हम इसको क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। तो अगर कॉस्ट कांस्टेंट है तो फिर मेरी विलिंगनेस और एबिलिटी किससे मुतासिर हो रही है, प्राइस से। और अगर प्राइस कांस्टेंट है, और अगर प्राइस कांस्टेंट है तो मेरी विलिंगनेस और एबिलिटी किससे मुतासिर हो रही है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से। प्रैक्टिकली ये दोनों फैक्टर्स मिलके काम करेंगे, एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट कर देगा। यस और नो। अब प्रैक्टिकली होता यही है, प्रैक्टिकली होता यही है। क्या होता है प्रैक्टिकली, कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ती है, और इस बात को बहाना बनाकर सप्लायर क्या करता है, कीमतों में भी इजाफा कर देता है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने से सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी टू सप्लाई में क्या आई, कमी आई। अब वो उसी प्राइस पर पहले जितना सप्लाई करने के लिए विलिंग और एबिल नहीं है, तो अब वो उतना सप्लाई करने के लिए पहले से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है। यस और नो। तो एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। लेकिन जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अदर फैक्टर्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी एक फैक्टर है जो हमारी विलिंगनेस और एबिलिटी टू सप्लाई को मुतासिर करेगा, लिहाजा फिलवक्त हम इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अच्छा, ये बताइए बिस्किट खुद ब खुद बन गया, रोटी खुद ब खुद बन गई, अफ्तारी खुद ब खुद बन गई। तो हर चीज बनाने के पीछे किसी का हाथ होता है। मशीन तो हैं, मशीन चलाएगा कौन, लेबर। अब इकोनॉमिक्स पढ़ चुके तो अब लेबर वाली बातें करें। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको शुरू में पढ़ा दिए गए थे, इसका मतलब ये है, हाँ लेबरर बिल्कुल वो बंदा जिसके पास स्किल है वो लेबरर है।
तो कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर को क्या पे करना पड़ेगा? वेजेस। क्या लेबर अपने वेजेस बढ़ाने का मुतालबा नहीं करते? क्या लेबर, बेटा पैसा नहीं, अब वेजेस बोलो ना यार। देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो जब लेबर को डिफाइन कर दिया गया है, क्या लेबर अपने वेजेस बढ़ाने का मुतालबा नहीं करते? करते हैं ना। वो बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, हमारी भी वेजेस बढ़ाओ, हमें अपनी इनकम पूरी नहीं होती। तो अगर आप लेबर के वेजेस बढ़ा दोगे तो आपको बतौर फर्म, बतौर प्रोड्यूसर, बतौर सेलर क्या फर्क पड़ेगा? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। यस और नो? तो अगर आप लेबर को आप पहले से ज्यादा वेजेस देते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से विलिंगनेस और एबिलिटी टू सप्लाई में क्या आती है बेटा? कमी आती है। ऐसा ही है। और फिर कॉस्ट ऑफ लेबर कम होने से क्या होना चाहिए? विलिंगनेस और एबिलिटी टू सप्लाई में क्या होना चाहिए? इजाफा होना चाहिए। यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ओवरऑल क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है किसके साथ? सप्लाई के साथ। ठीक है, याद रहेगा। ओके जनाब। उसके बाद थर्ड पॉइंट, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स इन प्रोडक्शन। अच्छा, एक सब्सटीट्यूट वो था जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू था, ये सब्सटीट्यूट वो है जो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पीपीएफ वाला सब्सटीट्यूट है। पीपीएफ में जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे था ना, वो दोनों एक दूसरे का सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन थे। रिसोर्सेस किन दो चीजों पे खर्च होंगे? वो कौन से दो दो प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे रिसोर्सेस एलोकेट किए जाएंगे प्रोडक्शन के लिहाज से? तो प्रोडक्शन के लिहाज से जिन जिन दो चीजों के ऊपर रिसोर्सेस क्या होंगे? शेयर होंगे। वो दो चीजें कहलाएंगी सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन। समझे बात को? और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सब्सटीट्यूट था भाई? अगर मैं अपनी वांट एक तरीके से पूरी कर सकता हूं तो मेरे पास दूसरा उसी वांट को पूरा करने के लिए एक और ऑप्शन भी मौजूद है। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटीट्यूट कुछ और चीज है, और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटीट्यूट कुछ और चीज है। जो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटीट्यूट है वो क्या करेगा? रिसोर्सेज शेयर करेगा आप। कैसे समझेगा? बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट इन प्रोडक्शन। जवाब दीजिएगा। अब इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी, आप सुन लें। देखिए, एक बिजनेस है, एक कंपनी है, एक कंपनी है जो एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी? लीनियर प्रोग्रामिंग। हम प्रोडक्ट एक्स बनाए, हम प्रोडक्ट वाई बनाए, यानी आपकी जो दो प्रोडक्ट्स थी वो रिसोर्सेज क्या कर रही थी? शेयर कर रही थी। तो आपने सोचा मैं दोनों प्रोडक्ट बनाऊं, किसी एक को बनाऊं, है? तो आपने निकाला उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कि आपके लिए दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना सूटेबल है या आपके लिए किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना सूटेबल है। क्या ख्याल है? ऐसा कुछ याद है? यकीन माने जो कुछ भी आपने क्यूएमटी में पढ़ा है ना, वो आपके सामने यहां पर आ रहा है अभी थ्योरेटिकली। खैर हम तो रिवीजन में इसको दोबारा देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग को। तो इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़ ली होगी, तो जरा अब वो रिवीजन जो अब होगा वो कुछ किसी और नौयत का हो जाएगा। खैर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात करने जा रहा हूं आपसे। एक कंपनी जो कल तक ट्यूबलाइट बना रही थी, अब वो एनर्जी सेवर बना रही है। जवाब दें। और एक कंपनी जो कल तक एनर्जी सेवर बना रही थी, अब वो एलईडी लाइट्स बना रही है। एलईडी लाइट्स, वो एलईडी लाइट्स क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। जवाब दें। कर रही है ना? तो जब आप कल तक ट्यूबलाइट बना रहे थे और अब आप चाहते हैं कि आप एनर्जी सेवर्स बनाएं,
तो आपको अपने ट्यूबलाइट के कुछ रिसोर्सेस कम करने हैं एनर्जी सेवर प्रोड्यूस करने के लिए, यस और नो? यानी आपने एनर्जी सेवर्स बनाने के लिए ट्यूबलाइट्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी है, यस और नो, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा जी, आप एनर्जी सेवर बना रहे थे तो अब आपको एलईडी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, एलईडी लाइट्स बनाने के लिए आपको कुछ सेवर्स कम करने पड़ेंगे ताकि आप एनर्जी सेवर्स से स्विच कर दें कहां पर, एलईडी लाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलईडी लाइट्स बनाने के लिए आपको एनर्जी सेवर बनाने वाले रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, और वो रिसोर्सेज कहां एलोकेट करने पड़े, एलईडी लाइट्स पर। क्या ख्याल है? तो एक वक्त में हम कोई भी दो चीजों की बात करेंगे, तीन चीजों की बात नहीं कर सकते, ये बात आप जानते हैं। बात हमारी दो तक महदूद रहेगी, प्रैक्टिकली तीन चार चीजें हो सकती हैं लेकिन हम दो तक ही बात महदूद रखेंगे। अब आप मुझे बताइए, मार्केट में बल्ब मिलते हैं, एक ही कंपनी का मुझे एनर्जी सेवर भी मिल रहा है, उसी कंपनी का मुझे एलईडी लाइट भी मिल रहा है, यस और नो? इसका मतलब वो एक ही कंपनी इन दोनों चीजों को बना रही है, तो उस एक कंपनी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दोनों के दरमियान क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। जरा बताइए, किसी एक की सप्लाई को बढ़ाने के लिए दूसरे की सप्लाई कम करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? अगर मैं पहले से ज्यादा एलईडी लाइट्स प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी सेवर के रिसोर्सेस कम करके एलईडी लाइट्स में लगाने पड़ेंगे, और एनर्जी सेवर की सप्लाई को मुझे कम करना होगा ताकि मैं एलईडी लाइट्स की सप्लाई को बढ़ा सकूं। सवाल, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो जवाब इसका बड़ा सिंपल है, मैं हमेशा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा, यस और नो? तो जो प्रोडक्ट मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही होगी, जो ज्यादा मार्केट में इन होगी, मैं उसको ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग और एबल हूंगा। जवाब दे दें। ओके, अच्छा जी, अब समझिएगा जरा बात। अगर हम उसको जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली स्टडी करें मार्केट जाकर, तो यार एक एलईडी बल्ब जो है, जो हम अपने घर में लगा रहे हैं, जो हमारी बिजली की सेविंग कर रहा है, उस बल्ब को अगर आप देखें तो बल्ब मार्केट में 120 रुपए से लेकर पता नहीं 600 700 800 रुपए तक अवेलेबल है, मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर, मुख्तलिफ कंपनीज का। अब तो मेरे ख्याल से मार्केट में इर्तुगुल बल्ब भी आ जाएगा, इर्तुगुल बल्ब कुछ दिनों के अंदर आपके घरों को इर्तुगुल बल्ब रोशन कर रहा होगा। इर्तुगुल पापड़ के बाद तो, हाँ, इर्तुगुल पापड़ के बाद तो इर्तुगुल बल्ब भी आ जाएगा, है ना? ठीक है। भुट्टो एलईडी, अच्छा भैया, लो भाई अब मैदान में आ गए सब लोग, भुट्टो एलईडी भी आ गई। फिर घर में भुट्टो ही बचेगा बेटा, कोई और नहीं बच सकता। ठीक है, तो बात क्या है, अगर आप स्टडी करें, एक आप 200 से 250 रुपए का बल्ब मार्केट में जाके खरीदें, किसका, एलईडी का, किसी अच्छी कंपनी का, 24 वोल्ट का या 25 वोल्ट का, ठीक है। अच्छा, भुट्टो एलईडी जिंदगी भर का साथ, क्या बात है यार, मतलब दिमाग काम करना आप शुरू हो गए ना, जिंदगी भर का साथ, मतलब आप जिंदा रहे ना रहे, भुट्टो एलईडी जिंदा रहेगा, ये बोलना चाह रहे हो? भुट्टो एलईडी आपका साथ कब्र तक, ठीक है ना बेटा, कब्र तक दफनाने में काम आएगा, ठीक है।
तो अच्छा, अच्छी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलेगी वैसे अगर लॉन्च कर दिया जाए तो। बहरहाल, अच्छा जी, तो अगर हम मार्केट से जरा क्या करें, एक एलईडी परचेज करें और हम उस एलईडी का ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन समझते हैं। बाद लोग होते हैं ना हमारे, उनको देखने का शौक होता है यार इसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब बाज बच्चे बचपन से क्या करते हैं, अपने खिलौने खोल देते हैं, वो बचपन से इंजीनियर होते हैं, मतलब उनको इंजीनियरिंग करने का बड़ा शौक होता है। तो वो बच्चे जो बचपन से अपने खिलौने खोल के देखना चाहते हैं, अपना कैलकुलेटर खोल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है, तो वो बचपन से इंजीनियर है। उनकी उनके उनके क्या कहते हैं, रूहानी तौर पर कहीं ना कहीं उनके अंदर इंजीनियर मौजूद है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें उस एलईडी बल्ब के साथ उसको जरा चेक करें, उसको पीसेस में निकालें, तो क्या दिखेगा आपको पता है? आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा भाई कि एक प्लास्टिक का कटोरा नुमा चीज है, उसको अलग कर दो। उसके बाद एक एलईडी चिप लगी हुई है अंदर, और उसके बाद एक पैनल है जिसके जरिए वो कनेक्ट हो रहा है होल्डर के अंदर, और जाहिर सी बात है लाइट जल रही है। अगर ये लाइट डायरेक्ट जलाई जाएगी तो ये आपकी आंखों को मुतासर करेगी, इसलिए इसको कवर देना जरूरी है उस प्लास्टिक का। यार जो बल्ब मैं मार्केट से 200-250 रुपए का परचेज कर रहा हूं, वो बल्ब बनाने की कॉस्ट क्या है आपको पता है? 100 रुपए भी बहुत ज्यादा कॉस्ट है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है। 30-40 रुपए भी ज्यादा कॉस्ट है। 20 रुपए में 20 रुपए के अंदर बन सकता है ये बल्ब, फ्री में नहीं बनेगा बेटा। इसमें जो एलईडी इस्तेमाल हो रही है वो मार्केट में मिल जाती है, आम मार्केट में अगर आप खरीदने जाओगे, जो एलईडी पैनल है इसका, वो आम मार्केट में मिल जाता है 5 से 10 रुपए का, 12 रुपए का, मतलब मुख्तलिफ रेंजेस हैं उसकी। अगर आप एक कंपनी हो जो कि आप ये एलईडी बना रहे हो, तो आप तो बल्क में चाइना से इंपोर्ट करोगे, सोचो आपको तो कितने का पड़ेगा। सोचिए। तो उसके बाद ये प्लास्टिक वगैरह बनवा लेना, तो करीबन करीबन मान लें चले 20 नहीं 30 रुपए कॉस्ट मान लें। यार 20-30 रुपए की चीज आप बेच रहे हो कितने की मार्केट में? 200 रुपए की, 250 रुपए की। अगर आप, आपको पता है, अगर आप ये 30 रुपए आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, सब मार्केटिंग एक्सपेंस वगैरह लगाने के बाद भी लगा लें चलें, तो आपकी अगर ये कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपए, पर फर्दर खर्चे 10 रुपए, 30 रुपए का खर्चा लग गया आपका इसके ऊपर। और आप अगर इसको 150 रुपए का भी बेच देते हो ना, मतलब आप 500% प्रॉफिट कमा रहे हो कॉस्ट पर। सॉरी, 400% प्रॉफिट कमा रहे हो, 400%। 120 रुपए आपका प्रॉफिट है, 400% प्रॉफिट कमा रहे हो आप। तो क्यों ना आए फिर इर्तुगल बल्ब मार्केट में? यार इर्तुगल एलईडी लाइट क्यों मार्केट में ना आए? इतना प्रॉफिट जब है, नए नए नाम से, भुट्टो के नाम से, किसी के भी नाम से, क्यों बल्ब मार्केट में ना आए? प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है भाई इसके अंदर। लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों को, बहरहाल ये सही का नॉलेज नहीं है, इसको हम अवेयरनेस बोलते हैं। लेकिन बहरहाल हम आते हैं टॉपिक पे वापस, ठीक है। अब आप सोचें कि आप क्या बना रहे थे? आप बना रहे थे एनर्जी सेवर्स, और मार्केट में आ गया, सुनिएगा बेटा प्लीज, आप बना रहे थे एनर्जी सेवर्स और मार्केट में आ गया एलईडी बल्ब। अब मार्केट में डिमांड है एलईडी बल्ब की, और एलईडी बल्ब की प्राइस बहुत अच्छी है, एलईडी बल्ब की प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी है। तो अगर मार्केट में एलईडी बल्ब की प्राइसेस में इजाफा होता है, तो सप्लायर्स की एलईडी बल्ब्स की विलिंगनेस और एबिलिटी टू सप्लाई में क्या होगा? इजाफा होगा। तो अब पहले से ज्यादा एलईडी बल्ब सप्लाई करने के लिए आपको एनर्जी सेवर्स को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी एनर्जी सेवर की सप्लाई में क्या आएगी? कमी आएगी। तो हम बोलना चाह रहे हैं सर प्राइस चेंज हो रही है एलईडी लाइट्स की, और सप्लाई कम हो रही है किसकी? एनर्जी सेवर्स की, बिकॉज दे आर व्हाट? सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन।
तो एक सब्स्टिट्यूट की, देखो उलट बात है, डिमांड की तरफ मत चले जाना, ये सप्लाई वाली बात है। तो एक सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की डिमांड के साथ, सॉरी सप्लाई के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। वहां डायरेक्ट था डिमांड वाले केस में, वो सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से थे और ये सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, दोनों में फर्क है। तो कीमतें बढ़ेंगी किसकी, एलईडी बल्ब्स की। आप उस पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई करोगे, आपकी एलईडी बल्ब्स की कीमतें बढ़ने से आपकी एलईडी बल्ब्स की विलिंगनेस और एबिलिटी टू सप्लाई में क्या होगा, इजाफा होगा, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। लेकिन मजीद एलईडी बल्ब सप्लाई करने के लिए आपको रिसोर्सेज एनर्जी सेवर से ट्रांसफर करने पड़ेंगे एलईडी बल्ब सर। तो लिहाजा क्या होगा, अब मजीद एलईडी बल्ब सप्लाई करने के लिए आपको एनर्जी सेवर्स की सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी। तो प्राइस चेंज हुई, एलईडी बल्ब्स की सप्लाई मुतासिर हुई किसकी, एनर्जी सेवर्स की, बिकॉज दे आर व्हाट, दे आर सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन। यस और नो? ठीक है, वाइस वर्सा समझ जाएंगे इसका। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है ना अमान बेटा, समझ में आती है बात? ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन है, जब आप एक चीज सप्लाई करते हो तो उसके साथ दूसरी चीज सप्लाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो दूसरी चीज क्या है, उसको मैं बोलता हूँ, या तो मैं बोलता हूँ उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट, या बोलता हूँ मैं उसको बाय प्रोडक्ट। एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट, एक होता है बाय प्रोडक्ट। अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करते हो, मतलब अगर आप बुचर हो और आप क्या करते हो, गोश्त बेचते हो, तो गोश्त सप्लाई करने के लिए, नो नो वो इस सेंस में नहीं है, वो तो फिर यूजर के लिहाज से हुआ ना। होल्डर बनाना एक अलग मसला है ना बेटा, यूजर के लिए हुआ ना वो मसला। बल्ब और होल्डर खरीदना किसके लिए, यूजर के लिए। वो तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना बेटा। ऐसा ही ना, मैं भी प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ। जब आप एक चीज सप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज सप्लाई होती है। समझना एग्जांपल, गोश्त बेचने वाला जानवर ज़िबा करता है गोश्त बेचने के लिए, तो गोश्त तो वो सप्लाई करता है, लेकिन खाल और दीगर वेस्टेजेस ऑटोमेटिक मार्केट में सप्लाई होते कि नहीं होते? जवाब दो। तो कुर्बानी के मतलब जितना जानवर ज़िबा होगा, जितना जानवर ज़िबा होगा उतनी उतना गोश्त ज्यादा सप्लाई होगा, और जितना गोश्त ज्यादा सप्लाई होगा ऑटोमेटिकली साथ साथ खाल भी मार्केट में क्या होगी, ज्यादा सप्लाई होगी। क्या कहते हैं? है ना ऐसा? अब ये बताओ, गधे वाले गोश्त का कॉन्सेप्ट कहां से आया, गधे का गोश्त? ये आप सुनते हैं ना भाई, गधे के गोश्त की बिरयानी खिला दी किसी ने, और लाहौर में कुछ, अच्छा जी, लतीफाबाद में भी चले भाई। तो ये क्या मसला है, गधे के गोश्त का मसला क्या है? ये गधे के गोश्त का मसला मैं आपको आज समझा देता हूँ बेटा। यार अब नाम नहीं लूँ ना, मंगल बिरयानी बेचारा, पता नहीं वो वाकई ऐसा है भी कि नहीं, सच तो नहीं पता हमें इस बात का, किसी ने उसके बिजनेस के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा ना कर दिया। ठीक है, अच्छा वैसे ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गधा जो है ना, सेहतमंद गधा जो है, सेहतमंद गधा जो है वो बीफ से ज्यादा महंगा है। गधे की कीमत जो है वो बीफ से ज्यादा है। तो टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा गधा ज़िबा करे और उसका गोश्त क्या करता है, किसी को खिला दे। टेक्निकली कॉस्ट के लिहाज से पॉसिबल नहीं है। तो गधे की कीमत ज्यादा है। अरे गधे की बहुत वैल्यू है, आपको नहीं पता, इतना मेहनती जानवर है बेचारा। हमने तो गधा गधा बदनाम कर दिया अपने यहाँ मुहावरा बोल बोल के।
अगर किसी को हम गधा बोल देते हैं वो बेचारा बुरा मान जाता है। आपको पता है यूएसए में एक पार्टीज है, 2 पार्टीज है वहां पर। अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज है ना, किसी को नाम पता है? एक तो रिपब्लिकन है और एक कौन है? डेमोक्रेटिक्स है। ऐसा ही है। तो जो ओबामा था, ओबामा, बाराक ओबामा, तो जो बाराक ओबामा की पार्टी थी ना, उसका इलेक्शन का सिंबल गधा था, गधा। मतलब आप, वो बोलते हैं गधे के निशान पे वोट लगाएं। हम शेर के निशान पे वोट लगाते हैं, वो अमेरिका वाले गधे के निशान पे वोट लगाते हैं। तो उनका गधा काम करता है भाई, हमारा शेर काम नहीं करता। अच्छा, सबसे बड़ा कमाल क्या है? सबसे बड़ा कमाल है कि मैं बचपन से कंफ्यूज हूँ कि नवाज शरीफ बोलता है शेर का निशान, तो मैं अपने फादर को बोलता था कि अब्बू ये तो शेर नहीं है, तो टाइगर है। तो ये लोग टाइगर को शेर बोलते हैं, चीते को शेर बोलते हैं। इनका समझ से बाहर है कंफ्यूजन। इनको अब तक पता नहीं लगा कि टाइगर और शेर में फर्क क्या होता है। बहरहाल, अगर ये आपको पता है, अगर ये निशान नून लीग का नहीं होता, पता होता ये निशान फिर किसका होता? नहीं बेटा, ये फिर ये निशान पीटीआई का होता है, इमरान खान का होता है। उसको टाइगर बड़ा लफ्ज पसंद है, टाइगर फोर्स, कॉर्नर टाइगर्स। अगर नून लीग के पास ये निशान नहीं होता ना, तो ये निशान पीटीआई का होता। बहरहाल, हम कहीं और चले गए, गधे पे वापस आता है। तो यार हम भी बोलते हो भले गधे के निशान वाला आ जाए हमारे पास भी यार कोई। ठीक है जी, वो ना आए भाई, मतलब यानी कि गधे के निशान, मतलब यानी कि निशान भले उसका अजीबो गरीबो, लेकिन काम करे बंदा। अच्छा जी, बेटा वो जियो वालों ने गधा पहले, इमरान खान को आने से पहले गधा बनवा लिया था। उन्होंने कोई फिल्म वगैरह लॉन्च की थी डोंकी किंग के नाम से, इमरान खान के ऊपर। पता है तुम्हें? ज्यादा सियासी पता हो जाएंगी बेटा हमारे यहाँ पर। मतलब वो पहले ही अवाम में तासुर दे दिया इमरान खान के बारे में कि ये किसी काम का नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, गधा नहीं है, गधा नहीं है, गधा ऐसे गलत बात हो जाएगी, गैर मुनासिब बात हो जाएगी। वजीर आजम, ऐसा नहीं। ये जियो वालों ने तासुर दिया था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ओके। बहरहाल बेटा, पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो ये मैं गधे वाली कहानी सुना रहा था आपको। तो गधे वाली कहानी क्या थी बेटा? असल में मसला ये है, असल में मसला ये है, हाँ ये हो सकता है, इस बात से सैफ बेटा मैं इत्तफाक कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो जो गधे वाली कहानी वो ये है कि चाइना के अंदर जो है ना, गधे की खाल की बड़ी डिमांड है बेटा। चाइना के अंदर गधे की खाल की बड़ी डिमांड है। तो गधे की खाल जो है वो कितने की बिकती होगी आपको पता है? गधे की खाल की कितने की बिकती होगी? 25,000, 30,000, इतने में गधे की खाल बिकती है बेटा। चाइना में इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और उन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है वहां पर। 20,000 भी होती होगी, लेकिन मतलब समझ लें आप इस रेंज में आए, 20 से 35,000, 30,000 की रेंज में आ जाए, इस रेट में जाती है खाल गधे की। अब जरा टेक्निकली सोचिए, इसको टेक्निकली सोचिए। गधे की खाल की प्राइस बढ़ेगी, गधे की खाल की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन रिस्पॉन्स दीजिएगा बेटा, गधे की खाल की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर्स की विलिंगनेस और एबिलिटी में इजाफा होगा ज्यादा गधे की खाल सप्लाई करने के लिए।
यस और नो। और ज्यादा गधे की खाल सप्लाई करने के लिए उनको ज्यादा गधे ज़िबा करने पड़ेंगे। और जब ज्यादा गधे ज़िबा होंगे तो उनके गोश्त को भी कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो उनका गोश्त ठिकाने कैसे लगेगा? यानी गधे की खाल ज्यादा सप्लाई करने के लिए ज्यादा गधे ज़िबा करने पड़ेंगे, और ज्यादा गधे ज़िबा होने से गधे की गोश्त की सप्लाई में क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। और वो इजाफा हमें फिर कहां देखने को मिलेगा? लाइटर नोट पे लीजिएगा बात को जरा समझने के लिए, सीरियस मत लीजिएगा। अच्छा, वो बोला बिरयानी में सोन। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ी गधे की खाल की, और अब ज्यादा खालें सप्लाई करने के लिए ज्यादा गधे ज़िबा होना शुरू हो गए। लेकिन ऑटोमेटिकली जब ज्यादा गधे ज़िबा हुए तो गधे के गोश्त की सप्लाई में भी क्या हो गया? इजाफा हो गया। और मार्केट में हमें गधे का गोश्त मुख्तलिफ सूरतों में मिलना शुरू हो गया। क्या ख्याल है? कुछ समझ में आई बात या नहीं? नहीं भाई, हम तो नहीं खाने लग गए यार। अमान, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की प्राइस का दूसरे कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की सप्लाई का दूसरे कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन की प्राइस के साथ क्या है? सप्लाई के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस बढ़ी गधे की खाल की, सप्लाई बढ़ गई गधे के गोश्त की। यस और नो? ठीक है, वाइस वर्सा कर लेंगे इसका, वाइस वर्सा कर लेंगे इसका बेटा। अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मशीनरी, प्लांट। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है? यानी कैपिटल लगाने की कॉस्ट बढ़ेगी जितनी, उतना लोग क्या करेंगे? कम बिजनेस करेंगे ना, कम इन्वेस्ट करेंगे। जितना बिजनेस करना महंगा हो जाएगा उतना लोगों की बिजनेस करने की विलिंगनेस में क्या आएगी? कमी आएगी। विलिंगनेस टू सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब देखिए, मैं अब वही बात है, डिमांड की बात ना करें ना, डिमांड सप्लाई को हम खुद मिलाएंगे ना। आप ये बात करके जो है ना अपने आप को परेशान करेंगे। एक वक्त में एक बात को अच्छी तरीके समझ लें, फिर कोई पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर आके हम सब कुछ क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो थोड़ा सब्र का मुजाहरा कीजिए प्लीज, ठीक है? अच्छा जी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी क्या है? सप्लाई के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वो क्या है? बढ़ेगी, तो लिहाजा क्या होगा? सप्लायर्स की विलिंगनेस और एबिलिटी में क्या आएगी? कमी आएगी कि यार ये प्लांट लगाना तो बहुत महंगा है, ये मशीन लगाना तो बड़ी महंगी है, ये बिजनेस करना तो बड़ा महंगा है, इसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी क्या है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप है। किसके साथ? जवाब दें, रिस्पॉन्स दें प्लीज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी क्या है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप है। किसके साथ? सप्लाई के साथ। बोलो ना यार, सप्लाई के साथ। अच्छा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। आप मुझे बताइए, इस पे सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं किसान की, फार्मर की। 1 एकड़ जमीन है, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी वो जो खाद डालता था वो नेचुरल खाद हुआ करती थी, वो बैलगाड़ी से हल चलाया करता था। तो जो उसकी 1 एकड़ जमीन से प्रोडक्शन निकलती थी वो कम थी। लेकिन जब से यूरिया खादें आना शुरू हो गई, ट्रैक्टर आना शुरू हो गए, जरा बताइए उसी जमीन से आपकी प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो रही है, पहले से कम हो रही है? लेबर के मुकाबले में मशीनरीज आने से क्या हुआ? आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? आपका आउटपुट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी क्या हो गया? बढ़ गया।
इसका मतलब टेक्नोलॉजी आने से एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, बोला हमने 40 दिन में चूजे को मुर्गा बना दिया। चलो बेटा, बेहतरीन बात, सही है। तो अमान जो है चूजे को मुर्गा बनाने, बेटा वो मुर्गा नहीं है, वो कद उसका बड़ा हो गया, बस वो होता चूजा ही है, लेकिन वो बड़े कद का चूजा होता है, उसको जब भी चिकन कहते हैं। ठीक है जी। बहरहाल, तो टेक्नोलॉजी का और प्रोडक्शन का, आउटपुट का, ये टेक्नोलॉजी का और सप्लाई का आपस में क्या है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव होगी उतने आउटपुट में क्या होगा, आपके इजाफा होगा। अब आप देखते हैं कि भाई आपको कुछ फ्रूट्स पहले मौसम मौसम में मिलते थे, केला जो था वो उसका एक मौसम है, लेकिन अब तकरीबन केला जो है वो 12 महीने अवेलेबल है मार्केट में। नॉट कोल्ड स्टोरेज, नॉट कोल्ड स्टोरेज, यानी आप दरख्तों के अंदर क्या कर रहे हैं, ऐसी चेंजेस कर रहे हैं साइंटिफिकली कि वो आपको हर मौसम में फल देना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में साल में गंदम की एक फसल निकलती है, ऑस्ट्रेलिया में 2 फसलें निकलती। समझे बेटा? उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं, ये क्या है? अब मुझे बताइए, टैक्सेस बढ़ने से क्या होगा, लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, उनके या उनका प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट उनसे शेयर कर लेगी टैक्सेस की शक्ल में। तो टैक्सेस का बढ़ना प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है, और प्रॉफिटेबिलिटी का कम होना सप्लायर की विलिंगनेस और एबिलिटी टू सप्लाई में कमी लाएगा। तो गवर्नमेंट ड्यूटीज और टैक्सेस का सप्लाई के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे, आप इसको किताब से पढ़ें, इंशाल्लाह टाइम ऊपर हो गया है, डिस्कशन फिर आपसे चलता रहेगा। तो अगली क्लास होगी शिफ्ट इन सप्लाई के ऊपर, और शिफ्ट इन सप्लाई के बाद हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम की। और जैसे ये बात मुकम्मल हुई, हमारा ये चैप्टर काफी हद तक मुकम्मल हो जाएगा, और फिर ये चीजें आपकी एकदम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? तो मैंने बेसिक पे बहुत वक्त लगा दिया है, ठहर ठहर के पढ़ाया है आपको, ताकि आप अच्छी तरीके से स्टडी टेक्स्ट जरूर पढ़ें साथ साथ, लाजमी। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ तक स्टॉप करेंगे। ऑब्वियसली 8 और 9 अगली क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है, लेकिन आप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ के देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।